अजय जैन जी और ललित भैया गुर्जर के विशेष आमंत्रण पर कुलदीप रंगीला जी देवास से आपके बीच उपस्थित हुए। पूरा सदन जोरदार ताली बजाए उनके सम्मान में। आदरणीय कुलदीप रंगीला जी। नहीं देखो, ताली वाली बजाना ये हु करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बताऊं, आज से 6 महीने पहले मैं भी ऐसा ही करता था। फिर मेरा घर वाले मेरे को लेके मेहंदीपुर बालाजी गए, अब मैं नहीं करता हूं। तो अपने को किस जगह पे कैसी आवाज निकालनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए। अरे अभी नहीं बेटा, तुम तो बहुत ऊपर बैठे हो और तुम क्या भगवान के ज्यादा करीब हो। मतलब जब ऊपर से भगवान आएगा तो तुम तक बात जल्दी पहुंचेगा, हमारे तक पहुंचने में उसको समय लगेगा। माननीय विधायक जी बैठे, उन्हें प्रणाम करता, उनका आशीष, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। और मित्रों, संदलपुर की वो पावन माटी, जब कुलदीप रंगीला ने आज से 10 साल पहले अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी, तो पहला कवि सम्मेलन अगर कहीं पड़ा था तो हमारे आशीष भैया की अध्यक्षता में संदलपुर में पड़ा था। और आज हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े, अभी नहीं बजाना अपने को, है ना, जब सब बजाएं जब बजाना, है ना। जब बात, बेटा बैठ जा, इतनी भीड़ में तेरे पापा नहीं मिलेंगे, बैठ जा। पिछले कवि सम्मेलन में मैं लेके गया था मेरे पापा को बड़वानी, वो खुद 3 दिन में मिले थे, है ना। ठीक है, देखो आप आनंद लो। ये देखो, अपने को बीच बीच में ध्वनि नहीं निकालना है ना। जब हमको बुलाया है, पैसे हमको दे रहे हो, तो तुम अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो। तो अपनी ऊर्जा को बचा के रखो, ये ऊर्जा आगे चल के बहुत काम में आएगी। ललित भैया को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साहब, आज हम बड़े बड़े कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, संस्कृति विभाग के कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, हमें 20,000 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं। लेकिन आज से 10 वर्ष पहले जब कुलदीप रंगीला ने यहाँ पर अपने कविता की शुरुआत की थी, उस कविता में कवि सम्मेलन में मुझे कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं मिला था, मात्र 51 रुपए का लिफाफा मिला था। उस लिफाफे की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और साहब, जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय संकल्प लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। ये नहीं ताली बजाओ, कोई बारात में थोड़ी ना आया हो। आप क्या सोच रहे हो, चौथे नंबर पर कवि आया तो ढंग ढंग की बात करेगा, ऐसी बात नहीं। ये विजय विचित्र कह रहा था मेरे 2 बच्चे हैं। देख भाई विजय, जो तेरे 2 बच्चे हैं ना, वो तेरे बुढ़ापे की दवा है। हमारे पास ये क्या, मुझसे ही तवा है। अब उसकी ये समस्या है कि वो रात भर सोता नहीं है, और इसी कारण अगला होता नहीं। मैं रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक उसके सामने चिल्लाया, उसको लोरियां सुनाई, उसके सामने रोया, मगर वो फिर भी नहीं सोया, और इसी कारण अगला नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे को एक स्कीम बताई, बोले अपन एक काम करते हैं, दोनों सोने की एक्टिंग करते हैं। तो हम दोनों सो गए, हमको देख के बच्चा भी सो गया। 10 मिनट बाद पत्नी उठी और खिलखिला के बोली, मेरी एक्टिंग देखी, अभी रोहित शेट्टी देखता तो मेरे को फिल्म में साइन कर लेता। मैंने कहा तेरी एक्टिंग को गोली मार, मेरी एक्टिंग देखी, मैं तो सो भी रहा था और नकली का खर्राटे भी ले रहा था। मेरी एक्टिंग रोहित शेट्टी देखता तो अभी साइन कर लेता। आओ मोहब्बत करें, तू भी मैं भी जगा हूं, तू भी जगी है। तभी वो 2 साल का बच्चा रजाई में से निकल के बोला, पापा पापा मेरी एक्टिंग कैसी लगी है। तालियां कमजोर है आपकी। हम मस्ती के लोग हैं, साहब मस्ती में जीने वाले लोग हैं, फोकट की बात करते हैं। मेरे पेरे 20 की बात अभी आए थे हमारे कुंडल जी, इनकी आवाज आपने देखनी, बड़ी सुरीली आवाज है। अभी नहीं बोलना बेटा, ये अच्छे लक्षण नहीं है ना। कितने भाई हो तुम? 4 हो ना। इतनी रात को ऐसी आवाज निकालेंगे ना तो 4 ही रह जाओगे, है ना। कुछ काम दूसरों को भी कर लें दो,
निवेदन कर देना चाहता हूं साहब, हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब देशभक्त के लोग हैं। कुंडल जी ने भी यहाँ पर एक गीत गाया, आपने देखा कितनी सुरीली आवाज है। कवित्री ने यहाँ पे एक गीत, सरस्वती वंदना की बड़ी सुरीली आवाज है, लेकिन अपने पास सुरीली आवाज नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है और अपने गले में भैरू महाराज, तो इसलिए अपन ज्यादा लोग हो, इनके पास तो गला है और अपने पास गाला है, तो इसलिए अपन तो क्या है, बाथरूम सिंगर है, कोशिश करें तो भी आवाज नहीं निकलती है। लेकिन साहब एक बात कह देना चाहता हूं, कुलदीप रंगीला इस बड़े मंच पे बड़े लोगों की बड़ी तालियां देखना चाहता है कि जितनी भीड़ हमारे ललित भैया के जन्मोत्सव पे इकट्ठी हुई है साहब, ये देशभक्तों की भीड़ है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है, ये राष्ट्र भक्तों की भीड़ है। और इसलिए है कि जब राष्ट्र भक्ति का प्रश्न उठता है तो ललित भैया के जन्मदिन पर भी इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वरना देशद्रोही 350 करोड़ की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बनाते हैं और इतने लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हम अगर सोच लें, बहुत बढ़िया, हो गया काम। ये हार पीना अच्छी बात है, लेकिन लक्षण अच्छे नहीं है। ये कह देखो मैंने कविता पढ़ी, इनको पसंद आई, आया गले में हार डाल दिया, फिर दूसरे कवि आएंगे वो पढ़ेंगे, पसंद आएगी, गले में हार डाल लेंगे। अभी हमारे बीच में मैडम बैठी है नहीं, परिणाम गलत हो जाते हैं। लेकिन साहब मैं कह रहा था कि ये राष्ट्र भक्तों की भीड़ है। हमने एक मुहिम चलाई व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर कि हमें लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट करना है, और वो 350 करोड़ में बनने वाली फिल्म औंधे मुंह गिर गई। ये बात कर रहा था सनातन धर्म की। साहब मैं कहना चाहता हूं कि परिवर्तन तो हमारे देश में हो रहा है, और वो परिवर्तन को हम लाते हैं। और कैसे लाते हैं? अभी पिछले दिनों में मुंबई कवि सम्मेलन में गया, आमिर खान की पूर्व पत्नी कहती है कि मुझे हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है, और 6 महीने बाद उसका तलाक हो गया। उसके पति से ही डर लग रहा था। फिर मैंने रिसर्च की, मैंने कहा इसको हिंदुस्तान में डर किससे लगता है? मैंने कहा मोदी जी जो चीते लाए, चीतों से डर लगता है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर मुकेश सांडिल्य से डर लगता है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर डर किससे लगता है? बोले मेरे को डर शाहरुख खान से लगता है। मैंने कहा शाहरुख खान से क्यों डर लगता? बोला शाहरुख खान हमेशा कहता है आई लव यू किरण। ये स्थितियां होती है, तब 4 पंक्ति पहुंचाना चाहता हूं आप तक। और साहब कवि सम्मेलन को जिंदा कर देना, क्योंकि देश के बड़े कवि पंडित अशोक नागर जी हमारे बीच में बैठे, दिनेश दिग्गज जी बैठे हैं। दिनेश दिग्गज जी उस कवि का नाम है। कुलदीप नहीं जानता कविता क्या होती है, अलंकार क्या होते हैं, रस क्या होते हैं। आज से 10 साल पहले जब मैं दिग्गज जी के संपर्क में आया, तब उन्होंने मुझे बताया कि कविता इस प्रकार लिखी जाती है, छंद इस प्रकार लिखे जाते हैं। दिनेश दिग्गज जी उस कवि का नाम है जिसने कुलदीप को कविता पढ़ने का सलीका सिखाया। दिनेश दिग्गज उस कवि का नाम है जिसने कुलदीप रंगीला को कविता लिखने का तरीका सिखाया। और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कुलदीप रंगीला जो कुछ भी है साहब, वो सिर्फ खुद की बदौलत है। ये स्थिति है क्लियर। क्या आदमी सोच लेते कि ये मेरे बदौलत होगा? कोई किसी की बदौलत नहीं होता साहब, सब अपनी बदौलत होते हैं। तब निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए। कवि सम्मेलन को जिंदा कर देना। सांडिल्य जी मोबाइल में लगे हैं, इनने कहा अपन तो शहीद होगा, अब इसको भी करो। और देखो ये मोबाइल का हमने जितना दुरुपयोग करा ना साहब, फेसबुक व्हाट्सएप, पहले हम सुबह सुबह उठते थे, हाथ देखते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि कराग्र वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। आजकल सुबह सुबह उठ के फेसबुक देखते हैं। आज सुबह मैं फेसबुक देख रहा था, एक मैडम ने स्टेटस डाला कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, न अपने बच्चों को करने दूंगी। ये हालत हो गई है साहब। मैं सच बताऊं, मैं सुनीता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था। हम कहां से चले थे कहां तक आ गए। मैं सुनीता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, सुबह शाम उसे पाने की ईश्वर से इबादत करता था। उस लड़की ने भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया और 3 वर्षों के बाद मुझसे मिलने का प्रस्ताव चंदकेसर में स्वीकार किया। पर 3 वर्षों की मोहब्बत का परिणाम पूरी तरीके से व्यर्थ और बकवास निकला। मैं जिसे सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। तालियां कमजोर है आपकी।
लेकिन अगली पंक्ति पे इन तालियों को दुगना करके मुझ तक पहुंचा देना कि जिससे मैं सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था, क्योंकि वो सुभाष और कोई नहीं, मेरे दोस्त सतीश का ही बाप था। ये स्थिति आ गई है साहब। कहां से चले थे हम, कहां तक आ गए? तब कहना चाहता हूं कि कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए। अभी नहीं बजाना अपने को। संचालक को बहुत अच्छा संचालक है, मेरा बड़ा प्यारा मित्र है। मित्र क्या, परम मित्र, महामित्र, हृदय मित्र। मैं तो ये कहूंगा कि विश्वामित्र है। कि कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए, शतरंज के खिलाड़ी कबड्डी में आ गए। और एक फिल्म का हमने किया इस तरह बाइकॉट के चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी में आ गए। चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी। साहब अगर हम सोच लें तो हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यहां से वहां तक हम तो क्या मस्ती में जीने वाले लोग हैं। मालवा के लोग, घाट के नीचे के लोग मस्ती में जीते हैं। या किसी से भी पूछ लो क्यों रे कहां से आ रही है, तो उसका एक ही जवाब रहता है, यहीं से। कहां जा रही है? यहीं। यहाँ क्यों खड़ा है? यहीं। मतलब हमारे पास उद्देश्य नहीं, हम बिना उद्देश्य के जीते हैं। लेकिन ये भाषा का प्रभाव होता है कि अगर हमको किसी को कोई वस्तु देना है, मना करना तो हम कहेंगे हिंदी में हाँ या ना, अंग्रेजी में मना करना तो हम कहेंगे नो। लेकिन हमारी इस बोली में इतनी मिठास है कि अगर हमको किसी को मना करना है तो हमको किसी प्रकार का उच्चारण करने की जरूरत ही नहीं, हमको सिर्फ इतना करना पड़ेगा। मतलब इतने में अगले की पूरी फाइल नहीं पड़ गई। और हर देश अपने आप को बड़ा कहता है साहब। अमेरिका कहता है कि हम बड़े हैं, जापान कहता है हम बड़े हैं, चीन कहता है हम बड़े हैं, पाकिस्तान जैसा 2 कौड़ी का देश कहता है कि हम बड़े हैं। पर कुलदीप रंगीला इस पावन माटी पे, पावन मंच पे खड़े होकर के एक बात की घोषणा करता है कि अमेरिका तो ठीक है, जापान तो ठीक है, चीन तो ठीक है, पाकिस्तान तो ठीक है। मेरे संदलपुर वासियों, विश्व की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे मालवा के को लिख के बता दे। मालवा के सम्मान में तालियां कम थी आपकी, और समझ हर कोई लेता है। जब हम बैलगाड़ी चलाते तो बैलों से ये थोड़ी बोलते हैं कि आगे बढ़ आगे, हम यही बोलते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। ये मीठी बोली है साहब। अभी पिछले दिनों मेरे को धार कवि सम्मेलन में जाना, मैं देवास में रहता हूँ, बस में बेटा, बस वाले ने मेरे को सरवटे उतारा। और धार की बस गंगवाल से मिलती है, मैं मैजिक में बेटा, मेरे सामने एक आदमी काला, महाकाला, घनघोर काला, उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, यहां तक कि उसके सामने मुकेश सांडिल्य भी दोहरा लगे। मैंने उससे प्रेम से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपका नाम? बोला भैरो। मैंने कहा बड़ा प्यारा नाम है। बोला प्यारा है तो आप रख लो, मैं कोई दूसरा रख लूंगा। मैजिक आगे बढ़ा, आनंद लेना, मस्ती का मूड में आ जाना। मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, मेरा दूसरा प्रश्न पूछा। मैंने कहा पिताजी का नाम? बोला काल भैरव। मैंने कहा पूरी फैमिली यही विराजमान है। मैजिक और आगे बढ़ा, मेरे अंदर फिर जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा दादाजी का नाम? बोला पताल भैरव। लेकिन साहब उसका जवाब आप तक पहुंच जाए तो इस अंचल के सम्मान में ताली ठोक देना। मैंने कहा देवता तेरे को प्रणाम करता हूँ, तू भेरू, पिताजी काल भेरू, दादाजी पताल भेरू, देवता ये बता के जा कहाँ रहा है? बोला लाबरिया भेरू। ये मस्ती होती है साहब हमारे मालवा की। और फोकड़ में बॉलीवुड का हमने बाइकआउट किया। अभी फिल्म आई, हमने कहा कि भाई बेशरम रंग, ये वो रंग है कि जब सूरज उगता है ना तो उगते हुए सूरज का रंग होता है। हमारे लिए आस्था का रंग है ये, और हमें बॉलीवुड का बाइकआउट करना चाहिए। और तभी हम तमिल फिल्मों की तरफ बढ़ गए। पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला, और पूरी फिल्म में झुक के ही चल रहा हो। लेकिन साहब एक बड़ी बात इन बड़े लोगों के बीच में कुलदीप रंगीला कर देना चाहता है कि पुष्पा राज झुके ना झुके, आशीष भैया कुलदीप रंगीला झुकेगा। पुष्पा राज झुके न झुके, पर ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं है, लेकिन झुकने से अगर रिश्तों में मजबूती आती है साहब, तो झुकने में हमें कोई हर्ज नहीं है। झुकने से अगर रिश्तों में मजबूती आती है
तो झुकने में हमें कोई हर्ज नहीं है। पुष्पाराज झुके या ना झुके, कुलदीप रंगीला झुकेगा। उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है, उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई है, उसके आगे झुकेगा जिसकी धड़कनों में भारत माई है, और उसके आगे झुकेगा साहब जिसने फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है, उसके आगे झुकेगा जिसने फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है। वरना हम कहां से कहां तक आ गए इस बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज में। पहले फिल्में आती थी, फिल्मों के नाम ही बड़े प्यारे होते थे, जय संतोषी माँ, नदिया के पार। अभी फिल्म है जिसका नाम टॉयलेट, मतलब इंटरवल में भी आदमी वही देख रहा है। गाने आया करते थे साहब, गीत इतने प्यारे होते थे, उन गीतों के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। इतने प्यारे गीत। अभी परसों के दिन में टेलीविजन पे क्लासिकल गीत देख रहा, टेलीविजन पे एक महिला ने पिंजरे में एक तोते को रखा, उस तोते के सामने गाना गा रही, आज मैं जवान हो गई हूँ हो मिट्टू मियां। तो पिंजरे में से तोता बोलता ये गीत। और पहले गीत ये गीत हुआ करते, तो आजकल के गीत तेने मारे इंट्रो यार, दिल में मची घंटी यार, टन 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 टन। ऐसा लगता ही नहीं है गीत बज रहा है, ऐसा लगता है जैसे घर के बर्तन उठा के बाहर फेंके जा रहा हूं। या पहले हम गीतों के माध्यम से भाई साहब बात कर लिया करते थे अपन। तो क्या मैंने बताया कि मैं बाथरूम सिंगर, आज सुबह सुबह कवि सम्मेलन के लिए बाथरूम में घर में स्नान कर रहा, साबुन रगड़ रहा, और साबुन रगड़ते रगड़ते मैंने एक गीत प्रारंभ किया। अरे पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन मेरा गोरा बदन। तो बाहर झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्मपत्नी शुरू हो गई, अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। ये गीत हुआ करते थे, बात कर लिया करते थे भाई साहब हम गीतों के माध्यम से। ये जब दूल्हे राजा को हम घोड़ी पे बिठाते हैं, घोड़ी पे बैठ के दूल्हे राजा तोरण मारने जाता था, तो हम प्राचीन का गीत, पुराना गीत बजाया करते थे कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे देवास में एक बारात निकल रही ना, आगे बैंड वाला गाना बजा रहा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भूतनी के। ये हालत हो गई। जब हम बेटियों को विदा करते थे साहब, तो बेटियों की विदाई पे सबसे लोकप्रिय गीत, और गीत कौन सा होता था कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अभी हमारे यहाँ एक बिटिया विदा हो रही है, दरवाजे के बाहर कार खड़ी जिसपे गुलाब के फूल चिपके, बेटी की विदाई ने बाहर बैंड वाला गीत बजा रहा, अरे देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने उधर गीत चालू कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। ये गीत हुआ करते थे, हम बात कर लिया करते थे गीतों के माध्यम से। मेरा 8 साल का एक छोटा सा बच्चा आशीष भैया, मैं अपनी पत्नी के साथ इंदौर में गया, स्कूटर पे बच्चे को आगे बिठाया, धर्म पत्नी पीछे बैठी हुई, विजयनगर ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकी, तो एक सुंदर सी महिला है स्कूटी पे, उसके आगे एक 4 साल की बालिका, और वो महिला बड़ी सुंदर। उस महिला को देखकर मैंने एक गीत प्रारंभ किया, चौदहवीं का चांद हो आफताब हो। तो मेरा 8 साल का बच्चा उस बच्ची को देख के गाना गाता है, चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। तो पीछे का धर्म पत्नी बोल उठी, वो सितारा हसीन लगता है। तो पीछे से धर्म पत्नी बोल उठी, मैं तो समझी थी बाप कमीना है, तू तो ऐसे कमीना लगता है, तू तो ऐसे। ये गाने हुआ करते थे साहब, और हम तो क्या कलमकार है, जब तक मंच पे बैठे, जब तक VIP। कभी कभी कवि सम्मेलन के लिए हमको विदेश भी जाना पड़ता, साल भर घर से गायब रहते थे कोरोना के पहले। अब एक कवि साल भर घर से गायब, घर लौटा तो एक छोटा सा बच्चा उसकी पत्नी की गोदी में खेल रहा, तो उसने गाने में प्रश्न पूछा, ये क्या हुआ, कब हुआ,
क्यों हुआ? पत्नी भी कवि की थी, उसने गाने में जवाब दिया, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया। ताली वाली बजाओ तो अपन आगे बढ़े, क्योंकि मस्ती में जीने वाले लोग हैं साहब। 2 साल वैसे ही कोरोना में हमारी हालत खराब है, 2 साल कोरोना में हालत खराब हमारी। 2 साल पहले अगर आपको कवि सम्मेलन कराना तो आप कवियों को फोन लगाओ, खींच खींच खोज 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 खींच खाच खींच, तो कवि बोलते थे 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा। आप कवियों को फोन लगाओ तो कवि मिलते ही नहीं है, क्योंकि आशीष भैया कवियों ने अब काम धंधे पकड़ लिए। मैंने खुद ने समोसे की दुकान डाल ली है, एक 70 रुपए की सेव खरीद के 100 रुपए में बेच रहा है। और कोरोना काल में जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में आ गया था कि ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। हालत ये हो गई साहब। लेकिन इस कोरोना काल में एक टिप्पणी कुलदीप रंगीला कर देना चाहता है साहब कि आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इस कोरोना काल ने हमको सिखा दिया कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है मेरे भाई, मगर आदमी नहीं रह सकता है तो आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये इन 2 वर्षों में हमने सीखा है। और इन कोरोना काल में जो सेवाएं हमारी इन पुलिस वालों ने, पीछे 2-4 पुलिस के जवान भी खड़े हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और इसलिए प्रणाम करता हूं कि यहाँ की पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, आज हमको सुन रही है। नहीं सच्ची बात। इन पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में आया था, मैं कांटा फोड़ कम से कम 10,000 की पब्लिक के चारों तरफ 10-20 पुलिस के जवान घूम रहे, इधर कुर्सियां लगी जिसमें 5 महिला पुलिस बैठी। टीआई साहब राणावत जी मंच की अध्यक्षता कर रहे। भाई साहब मैं राणावत जी के पास में बैठा, मैंने राणावत जी से पूछ लिया, मैंने कहा ये 10-20 पुलिस के जवान किस लिए है? बोला पब्लिक नहीं भाग जाए। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ये लेडीज पुलिस किस लिए? बोला पुलिस के जवान नहीं भाग जाए। तालियां कमजोर आपकी हालत है। और आपको तो आपकी पुलिस पे इसलिए भी गर्व होना चाहिए साहब कि एक अधिवेशन 22 जुलाई को अमेरिका में हुआ था, जिसमें हर देश के पुलिस वालों को बुलाया गया और उनका निरीक्षण किया गया कि कौन से देश की पुलिस सर्वाधिक समर्पित है। और उसमें आपके चापड़ा का एक हवलदार था रामलाल, जो उस अधिवेशन में प्रथम आया। एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजाई, आपके लिए गौरव की बात है। दिन में अधिवेशन हुआ, रात को गोला बिना बना के सारे पुलिस वाले पीने बैठे। अब चीन वाले ने पीने के बाद में क्या करा, बॉटल उठा के ऊपर उछाली और गोली मारी, डिश्कियां। तो आपका रामलाल बोला व्हाट इज दिस? तो चीन वाला बोला बोला हम चीन की पुलिस, एक बार जिस बोतल में पी ले तो उसमें दोबारा नहीं पीते। अब पाकिस्तान वाले का स्वाभिमान जागा, उसने गिलास उठा के ऊपर उछाला, डिशियाओ। रामलाल फिर बोला व्हाट इज दिस? बोला हम पाकिस्तान की पुलिस, एक बार जिस गिलास में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब चापड़ा के उस रामलाल का स्वाभिमान जागा, उसने चीन वाले की कॉलर पकड़ी, ऊपर उछाला, डिशियाओ। तो पाकिस्तान वाला बोले ये क्या था जनाब? बोले हम चापड़ा की पुलिस, एक बार जिसके साथ पी लेते उसके साथ दोबारा नहीं पीते। लेकिन साहब हमें खुशी इस बात की होती है कि जब निर्णय ये पुलिस वाले स्वयं कर लेते हैं। एक बेटी के 35 टुकड़े हुए, अगर वो मुजरिम कानून के बजाय पुलिस के हाथ में होता ना, और किस पुलिस के हाथ में होता, मैं तो कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में परिवर्तन आ गया है। महानगर से गली गली तक उस श्रद्धा के नाम के टुकड़े ना होते, गली गली में उस श्रद्धा के नाम के टुकड़े ना होते, अरे 36 गुण मिलवा लेती तो 35 टुकड़े ना होते। 36 बहुत बढ़िया। लेकिन साहब होता क्या है, तो आपने पुलिस के लिए ठा के लगाया, लेकिन 4 पंक्ति बड़ी पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, तालियों का बड़ा महोत्सव देखना चाहता हूं कि हमें निर्णय क्या लेना चाहिए कि दूर उनके मुख से निवाले कर दो, दूर उनके मुख से निवाले कर दो, मखमली पांव में छाले कर दो, और जितने भी बलात्कारी हैं मेरे देश में उन सबको हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दो, उन सबको हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दो। साहब ये होता। आओ ललित भैया, आनंद आ रहा है? मेरे को भी आ रहा है। भगवान करे आपका जन्मदिन साल में 3 बार आए। होना चाहिए साहब, हम कभी तो जब भी आएंगे।
लेकिन साहब आपका प्रेम, आपका स्नेह है आशीष भी, आप मुझे बार बार बुला लेते हैं, विजय का प्रेम है कि मैं आ जाता हूं, वरना मैं बताऊं हम कवियों की स्थिति इतनी खराब है कि अभी पिछले 2 साल से तो वैसे ही फुर्सत में, अभी पिछले दिनों मेरे को अवध कवि सम्मेलन में जाना था आशीष भैया, पैसे कौड़ी कुछ भी नहीं अपने पास में, नागदा जंक्शन से मेरे को ट्रेन पकड़नी 4:10 पर अवध एक्सप्रेस, अब पैसे कौड़ी कुछ नहीं, जैसे ही ट्रेन आई मैं लोकल डब्बे में घुसा, पीछे 2-4 और चढ़े, पीछे से धक्का आया तो वही धक्का मैंने आगे फॉरवर्ड किया। अब आगे वाला टैलेंटेड पलट के बोला कि भैया जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूं, पर शायद आपको जानकारी नहीं मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। लेकिन साहब जो बात उसने कही वो बात आपके हृदय पटल तक पहुंच जाए तो हिंदुस्तान के पूरे 2375 राष्ट्रीय स्तर के कवियों के सम्मान में ठोक देना। उसने कहा ढंग से खड़ा रहे, मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूं, पर शायद आपको जानकारी नहीं है मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। तो वो कहने लगा कि राष्ट्रीय स्तर का कवि है तो क्या छाती पे चढ़ाएगा? अपन ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं साहब, क्योंकि ये तो क्या, जब कवि सम्मेलन में कोई भी आता है, हमारे कुंडल जी बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, कोई भी कवि आता है ना, वो जब तक परिपक्व नहीं होता जब तक उसका नामांकन ना हो। अब इन सारे कवियों ने मेरा नामांकन कर दिया, अब इनने मिलकर मेरा नाम रख दिया कुलदीप रंगीला, लेकिन मेरी पीड़ा ये है साहब के नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना भूल गया। यह करने की जरूरत नहीं है, मंच पे बहुत सारे कवि ऐसे बैठे जिनको बाल देना भूल गया, ये ऊपर वाले की मिस्टेक है। नहीं, हालांकि मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूं, और इसलिए करता हूं कि जो गंजे होते हैं ना, ये मेरे देश में 2 प्रकार के, बेटा बैठ जा, बीच में कोई खड़ा होता तो ऐसा लगता जैसे अभी सोयाबीन बोया और अभी का अभी पौधा उग गया। ये गंजे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पूर्ण गंज जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है अर्थात बिना पतरे का मकान, दूसरे होते हैं अर्धगंज जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल, इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट ने, ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं भाई साहब, आप इधर से कविता सुन रहे हो उधर मुंह करके, ये भी गजब की प्रतिभा आपकी। यहाँ लोग कहां कहां से कविता सुन लेते हैं, ऐसा बहुमुखी प्रतिभा के धनी लग रहा आप। साहब मैं कहना चाहता हूं, मैंने पूरे देश की यात्रा की, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, पर पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये गंजों का आनंद होते हैं। फोकट है, देखो आदमी देखो जन्मजात तो बाल लेके पैदा होता नहीं, बच्चा जब पैदा होता तो गंजा ही पैदा होता है। क्यों सांडिल लीजिए। फिर क्या होता है, जन्म लेने का पश्चात उसकी माताजी उसके मस्तिष्क पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं, फिर मौसियां हाथ फेरती है बाल और बढ़ते हैं, फिर बुआजियां हाथ फेरती है बाल और बढ़ते हैं। एक दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है और हम उस बच्चे का ब्याह कर देते हैं। अब यहां से प्रक्रिया प्रारंभ होती है बाल उड़ने की। अब उसकी पत्नी हाथ फेरती है, बाल उड़ते हैं, सालियां हाथ फेरती है, बाल फिर उड़ते हैं, और जब सासू मां हाथ फेरती है ना तो हालत ऐसी हो जाती है जैसे पीछे बैठे इनकी है। नहीं देखो मेरी कविता का किसी जीवित के मोरे, ये कवि हम आए ना साहब, हम केवल प्रेम के कारण आए। ललित भैया का प्रेम था, आदेश था, इनने कवि सम्मेलन के लिए मेरे को फोन लगाया, खींच खींच खोज 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 खींच खाच खींच खाच खींच। मैंने कहा जी ललित भैया सीधा बैठो, ऐसे 6:55 पे बैठते हैं सुबह अपन, जोरदार तो ही से, अब डब्बा लाकर रखूं क्या वहां। पहले ही मोदी जी ने कहा है घर घर शौचालय बना, और शौचालय उन्होंने इतने बड़ा बनाया कि उसमें अमित शाह तो घुस ही नहीं पाया। ये हालत है, स्थितियां हो गई है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, बहुत सारी बार और देखो अपन पार्टी की कोई बात नहीं करते, और खासकर राहुल गांधी पे तो करते ही नहीं है। और किस लिए नहीं करते, कवि लोग मंच पे मजाक उड़ाते हैं, बोले वो तो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता है। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, बोले उसने स्टेटमेंट दिया एसी मशीन बनाऊंगा, इधर से सोना डालो। देखो उस मशीन में 2 प्रकार के काम होते हैं, पहले आलू डालो सोना निकालो, फिर सोना डालो, फिर आलू निकालो। ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, बोले ऐसे स्टेटमेंट देता है। मैंने कहा वो गलत नहीं बोलता, वो सही बोलता है, मैं उसका पक्ष लेता हूं। और मैं कुलदीप रंगीला इस मंच पे इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि वो ऐसी मशीन बना सकता है कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकालो। बोला करो प्रमाणित।
मैंने कहा ये उसका अनुवांशिक गुण है, ये गुण उसके पूर्वजों से आया है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी ऐसी मशीन बनाई थी कि इधर से खांड डाला और उधर से गांधी निकाला, तो ये ऐसी मशीन क्यों नहीं बना सकता? ये कठिन काम नहीं है, लेकिन सब स्थितियां ऐसी हो गई है। ये परिवर्तन हमारे देश में जो हुए हैं, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, जो कवि आए हैं साहब, ये आपके प्रेम के कारण आए हैं, जो तालियां आपकी हम तक पहुंचती है, ये हम कवियों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा है साहब कि जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है वो आधी जंग लड़ने के पहले ही जीत जाता है। बस उसी जंग को जिताने में आपको मेरा साथ देना है, क्योंकि जब मेरे को फोन लगाया था ललित भैया ने इस कवि सम्मेलन के लिए, खींच मैंने कहा जी ललित भैया, बोले कवि सम्मेलन है 22 तारीख को आना। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा कवि कौन कौन है? बोले पंडित अशोक नागर जी है, दिनेश दिग्गज जी है, विजय विचित्र है, मुकेश सांडिल्य। बोले तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो, मुकेश सांडिल्य जी का बजट ज्यादा होता, उनसे मेरे को मात्र 1000 रुपए कम दे देना। बोला आ जाओ, वो 1000 में ही आ रहे हैं, ऐसे भी बन जाता है जन्मदिन। लेकिन साहब हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता आपका प्रेम। क्योंकि पैसों की तो ये स्थिति, जब कोरोना का बाद में मेरे को चिकनगुनिया हुआ था आज से 6 महीने पहले, तो मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैं बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही, मेरे पिताजी कुर्सी पे बैठे, खोपड़ी पे हाथ धर के, क्योंकि 25,000 रुपए उनके ठुक गए। अभी कविगण मेरे को देखने के लिए आए तो नागर जी ने पूछ लिया, बोले बेटा कुलदीप कैसा लग रहा है? अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब पैसा मायने नहीं रखता, आपका प्रेम मायने रखता। मैं एक कविता आपके बीच में रख देता हूं कि हम पीड़ाओं को झेलने वाले लोग हैं, कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है, पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहां से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। दादा यही कविता एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई। सग्गी, धर्म पलटनी तो ठीक, लेकिन सग्गी। और आपको मालूम है सग्गी कौन होती है? जो अपने को छोड़ के नहीं भग्गी, वही सग्गी है। अब ये कविता मैंने उसको एक बार सुनाई पर उसके समझ में नहीं आई, मैंने दोबारा सुनाई फिर भी समझ में नहीं आई, मैंने तीसरी बार सुनाई उसके इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मई के ही निकल ली। पल अपन प्रसन्न की बला टली, पर 3 दिन बाद मेरे को याद आई तो मैंने उसको फोन लगाया, वैसे ही खींच, तो उसने काट दिया खींच। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है हकीकत भेज। तो भावुक हो गए, उसने व्हाट्सएप पे जवाब भेजा, बोले बर्तन मांज रही हूँ, एठवाड़ा भेजो। ये स्थितियां हो जाती है साहब। तब निवेदन कर देना चाहता हूं इस सदन में वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में पैसे का अभाव देखा है, उन तक पंक्ति पहुंचाकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि पैसा अगर आंखों में हो तो आदमी को चोर बना देता है, पैसा अगर आंखों में हो तो आदमी को चोर बना देता है, पैसा अगर दिमाग में हो तो आदमी को कमजोर बना देता है, पैसा 2 नंबर का हो तो आदमी को कल्लू से कालिया बना देता है, और पैसा फाइनेंस का हो तो आदमी को नीरव मोदी और विजय माल्या बना देता है। साहब अगले कवि को बुलाना चाहता हूं मैं। स्वागत है। सही में क्या गजब की ऊर्जा है यार, तुम बहुत गजब का टैलेंटेड लोग हो। बहुत बढ़िया साहब, मैं क्रम को बढ़ाना चाहता हूं आगे, दूसरे कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया मंच, एक बार जिस तरह आप सुन रहे हो सुमड़े बन के मत सुनो, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ सुमड़ों को देख के लगता है जबरदस्ती जिंदा है। जरा पूरा सदन ताली बजा के बताएं, जरा ढंग से, जरा कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन के तरीके से सुना जाए। बहुत बढ़िया मंच जमा है इस रात के इस उत्सव को महोत्सव में परिवर्तित करने के लिए। साहब मैं अगले क्रम में अरे मेरे को मालूम है भाई, पहले मैं माइक वाला ही था,
और ये करते करते मेरे को 7 साल हो गए साहब। बहुत बढ़िया। अगले क्रम में साहब वीर रस के बहुत अच्छे हस्ताक्षर जो नरसिंहगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, भाई हरिओम आजाद को आवाज देना चाहता हूं साहब। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां हरिओम आजाद के, क्योंकि टीम लंबी है। मैं बिना किसी भूमिका के कवियों को सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूं। पूरा सदन जोरदार ताली बजाए हरिओम आजाद के लिए। ज्ञान का कण कण जिसमें समाहित हो विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित काव्य रत्नों को प्रणाम करता हूं। समय का अभाव है, बहुत कम भूमिकाओं के साथ कविताएं प्रारंभ करता हूं। 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदित करना चाहता हूं कि दशकों बीत जाते हैं किसी नाम को बड़ा नाम होने में, दशकों बीत जाते हैं किसी नाम को बड़ा नाम होने में, रत्ती भर वक्त नहीं लगता है उसी नाम को बदनाम होने में। जरा से त्याग को तुम तो बहुत कुछ समझ बैठे, सब कुछ त्यागना पड़ता है राम से प्रभु राम होने में। सब कुछ त्यागना पड़ता है राम से प्रभु राम होने में। और जो बात आप युवाओं की उपस्थिति है, जो बात आप अपने पिता से नहीं कह सकते, वो बात मैं कविता के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आप मेरे दिल की धड़कन हो पापा, मेरे लिए सब कुछ करो, आपको समर्पण हो पापा। मैं खुश रहूं इसलिए मेरी हर जरूरत को पूरा करते हो, जिसमें मैं खुद को देख सकूं आपको दर्पण हो पापा। मुझे पता है मेरी वजह से कई बार आपका दिल दुखा, मैं आपका राम तो नहीं पर आप मेरे दशरथ हो पापा। अब आपके दिल के हाल ना समझ सकूं इतना भी छोटा नहीं हूं पापा। 4 दिन की मोहब्बत में किसी के साथ भाग जाऊं मैं वो बेटा नहीं हूं पापा। 4 दिन की मोहब्बत में किसी के साथ भाग जाऊं मैं वो बेटा नहीं हूं पापा। और ये देश सब कुछ भूल सकता है परंतु ये देश क्या नहीं भूल सकता। इस तरह का उत्सव महोत्सव हो तो कहीं देवलोक में देवों के अंग बने बैठे वो सैनिक इस उत्सव महोत्सव को देख रहे हों तो आपकी तरफ से उन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। ये देश सब कुछ भूल सकता है परंतु ये देश क्या नहीं भूल सकता कि भारती की शान में जो वार दी ये प्राणलाल देश कभी तेरा बलिदान नहीं भूलेगा। कि भारती की शान में जो वार दी ये प्राणलाल देश कभी तेरा बलिदान नहीं भूलेगा। झुकने न दिया कभी शीश स्वाभिमान देश हमारे शहीद ये महान नहीं भूलेगा। तो आया है जिलाल वक्त फाड़ दुष्ट देखिएगा गोलियों से बने ये निशान नहीं भूलेगा। कि आया है जिलाल वक्त फाड़ दुष्ट देखिएगा गोलियों से बने ये निशान नहीं भूलेगा। भूल जाए सब कुछ देश ये परंतु लाल देश तेरे शौर्य का प्रमाण नहीं भूलेगा। तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी। भूल जाए सब कुछ देश ये परंतु लाल देश तेरे शौर्य का प्रमाण नहीं भूलेगा। तो शौर्य जो गढ़ा तो तूने यूं गढ़ा कि लाल मेरे शौर्य से ये शौर्य परिपाटी धन्य हो गई। तेरी जगह दिया जिस लाठी ने सहारा लाल थमे पिता हाथ में वो लाठी धन्य हो गई। तो तेरा जिस घाटी में भी गिरा मेरे लाल रक्त पाके तेरे रक्त को वो घाटी धन्य हो गई। ऐसा तूने कर दिया लाल ओ कमाल मेरे पाके तुझे भारतीय माटी धन्य हो गई। पाके तुझे भारतीय माटी धन्य पाके तुझे भारतीय माटी धन्य हो गई। और क्या है इस देश के बेटों के पास ऐसा 21-21 दिन तक करगिल की घाटियों में युद्ध लड़ते हैं और विजयी होकर के वापस लौटते हैं। क्या है इस देश के बेटों के पास ऐसा कि भारतीय माओ ने जो बेटे दिए सीमाओं पे दुनिया की कोक नहीं बेटे जन पाएगी। आहत हुआ जो कभी राष्ट्र स्वाभिमान तो ये शत्रु के समक्ष छाती तान तन जाएंगी। तो पीढ़ियां जो सीढ़ियां चढ़ेगी संस्कार के तो पीढ़ियां ये संस्कारवान बन जाएंगी। कि पीढ़ियां जो सीढ़ियां चढ़ेंगी संस्कार के तो पीढ़ियां ये संस्कारवान बन जाएंगी। मित्रता में कर्ण सब बनेंगे ये पीढ़ियां तो शत्रुता में कर्ण के ये बाण बन जाएंगी। शत्रुता में कर्ण के ये और पंक्तियां निवेदित करता हूं कि पता भी है तुम्हें घाटी में कितने बेटे खोए। अंतिम पंक्ति अंतिम कविता कि पता भी है तुम्हें घाटी में कितने बेटे खोए हैं। धारा 370 का श्रेय केवल कुछ लोगों को दे दिया गया परंतु धारा 370 को हटाने के लिए इस देश ने क्या कुछ खोया है। कि पता भी है तुम्हें घाटी में कितने बेटे खोए हैं। दुधमुहे बच्चे मांग के सिंदूर कितने राखी के धागे खोए हैं। जैसे ही चुनाव आए खाएंगे ये सूखी रोटी वरना तो मजा नहीं आता ऐसे भोज में। कितना है काम बाकी कहां कहां काम बाकी जैसे ही चुनाव आए निकलेंगे खोज में। और एक बार नेताजी जीते जो चुनाव यदि नेताजी के साथ साथ रिश्तेदार मौज में। और देश सेवा करने का इतना ही शौक है तो एक बेटा नेताजी भी भेजे अब फौज में। जय हिंद जय भारत। साहब अगले क्रम में मैं आपके बेटे आपके लाडले को बुलाना चाहता हूं। साहब कैलाश यादव जी जिन्होंने पूरी टीम को संजोया है। साहब अजय जी जैन, ललित भैया गुर्जर और
जबरेश्वर महादेव मित्र मंडल ने जितनी मेहनत की उससे कई ज्यादा कैलाश यादव जी ने मेहनत की है। पूरा सदन जोरदार ताली बजाए और उसके सशक्त हस्ताक्षर आपकी माटी का लाल कैलाश यादव जी आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया, आपने जो टीम मेरे फोन पर भेजी है, और मैं बहुत ही कम समय लूंगा। वैसे आज मुझे पढ़ना ही नहीं था क्योंकि टीम बहुत लंबी है, फिर भी भाई साहब बेटे तो मैं सीधे सीधे बगैर भूमिका के अपन जो कविता जिस चीज के पैसे मिले, क्योंकि इनको हास्य के मिले हैं, इनको गीतकार के मिले हैं, और मुझे ओज पढ़ने के देने पड़े हैं, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं सीधे सीधे पढ़ता हूँ कि दुश्मन के सीने पर छप जाओ अमिट कहानी हूँ, क्योंकि मुझे वीर रसी पढ़ता आता था, मैं सैनिक पे पढ़ता हूँ कि दुश्मन के सीने पर छप जाओ वो अमिट कहानी हूँ, तुलसी मुंशी प्रेम निराला सूरदास की वाणी हूँ, देश प्रेम की अलग जगाता फिरता हूँ मैं यहाँ वहाँ, सीना ठोक के कहता हूँ यारो हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ यारो हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मैं 2-3 कविता एक छोटी छोटी पढ़ूंगा कि जब भगवान राम को काल्पनिक बताया जाता है इस देश में तो दुख होता है। मैं बताता हूं भगवान क्या थे और भगवान राम को श्री राम बनने से क्या लगा कि छोड़कर वैभव महलों का पत्थरों पर चलना पड़ता है, छोड़कर वैभव महलों का पत्थरों पर चलना पड़ता है, सजी सेज छोड़ फूलों की कांटों पर सोना पड़ता है, राजपाट छोड़कर जो पत्नी संग बन पधार गए, मर्यादा में रहकर जीवन के हर पल को खोना पड़ता है। अरे राम के किरदार को हर कोई कैसे क्या जिए, राम के किरदार को हर कोई कैसे क्या जिए, श्री राम बनने के लिए पहले राम बनना पड़ता है, श्री राम बनने के लिए पहले राम बनना पड़ता है। और जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो राम को काल्पनिक बनाया, शायद जब मथुरा की बारी आएगी तो कृष्ण का पूछेंगे तो मैं कृष्ण को बताता हूं कौन है, कि खाए माटी खोल मुख मैया को दिखाया जब विश्व की चित्रता दिखलाने वाले कृष्ण थे, खाए माटी खोल मुख मैया को दिखाया जब विश्व की चित्रता दिखलाने वाले कृष्ण थे, सुनी जब करुणा भरी पुकार द्रौपदी की इंच इंच वस्त्र को बढ़ाने वाले कृष्ण थे, लिख पाती भेजी जब रानी रुक्मणी ने तो पढ़कर पत्रता को आने वाले कृष्ण थे, और दीनहीन होने पर भी न कभी साथ छोड़ा सुदामा से मित्रता निभाने वाले कृष्ण थे। ये है कृष्ण, ये है राम हमारी धरती पर। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सीधे सीधे बस 2 चंद और कि जब ये श्रद्धा हत्याकांड सुना तो लोग कहते हैं कि वो आपकी गलती थी, लेकिन बहुत कुछ गलती श्रद्धा की थी। उसने अपने एक ही मित्र को उसकी व्यथा बताई थी, अगर शायद वो ज्यादा को बताती तो कहीं ना कहीं समस्या का हल हो जाता। उसका क्या हल होना था मैं बता रहा हूं कि राज गहरे जो बनने लगे दिलों पे बोझ, तो ऐसे राज दोस्तों में बांट लेना चाहिए। राज गहरे जो बनने लगे दिलों पे बोझ, तो ऐसे राज दोस्तों में बांट लेना चाहिए। तरु जब बिगाड़ने लगे चमन की शान, तो डालियों को इंच इंच छांट देना चाहिए। बढ़ने लगे दिलों के घर बीच दूरियां, तो नफरतों की खाइयों को पाट लेना चाहिए। और बढ़ने लगे जो घर दामन पे हाथ यदि, ऐसे दामनों को पहले काट देना चाहिए। ये श्रद्धा की गलती थी, उसने उसी की भाषा में पहले जवाब देते तो आज शायद ये 25 टुकड़ों में नहीं आते। और बस मैं अंतिम जो अभी हमारे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मोदी जी के बारे में बोला है, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम भारत मां के सेवक हैं, हम भारत मां के सेवक हैं, हम दुष्टों को तारेंगे, चाहे कितनी भी विपदा हो हम ना हिम्मत हारेंगे। और भारत मां पर आंख उठाने की गलती ना करना, तू पहले भी घुसकर मारा है फिर घर में घुसकर मारेंगे, पहले भी घुसकर मारा है फिर घर में घुसकर मारेंगे। और ये चीन ने जो अभी हरकत की थी, हालांकि हर बार वो हमारा हाथ मुंह के खाता है, लेकिन चीन को मैं बता दूं कि वो 62 की डोज देता है ना, मानते हैं कि 62 में कुछ 62 में कुछ धोखा हमारे साथ हुआ था, लेकिन मैं बताता हूं कि माना तूने 62 में अपनी औकात दिखाई है, सुन ले कि माना तूने 62 में अपनी औकात दिखाई है, तूने भारत मां की जमीन धोखे से हथियाई है, फिर भी तुझको गले लगाया हिंदी चीनी कहकर भाई भाई है, पर अब ये साफ है तू भाई नहीं कसाई है। और सुन ले ना, ये नेपाल है बेटा,
ना ही पाकिस्तान है। बेटा शायद भूल गए तेरे बाप मोदी का हिंदुस्तान है। क्योंकि हम अब अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले जो हमारे सैनिकों को गोलियां मिलती थी गिन के मिलती थी, गुन के जमा होती थी, फिर भी हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन आज मोदी जी की तरफ से गोलियां गिनी नहीं जाती है, इसलिए हमारे सैनिक सीधा मुंह तोड़ देते हैं। मैं अंतिम बंद सुना रहा हूं कि एक छोटी सी कविता है भैया, बहुत पुरानी घटना हुई थी दादा, बस 2 मिनट और लूंगा। कि एक सैनिक का कटा हुआ शव आता है, उसका शीश नहीं आता है, और जब वो सैनिक जाता है शायद उसके बच्चों की डिमांड होगी कि पापा ये लाना, पत्नी की डिमांड होती, माँ की डिमांड होती है। बस वही चित्र है भैया, विजय भैया, कि जब उसका शव आता है, बच्चा देखता है, तो बच्चा उससे जिद करता है कि मेरे पापा आज कैसे आए हैं, सैनिकों ने लाए हैं उन्हें। बस उसी पे कि वो पूछ रहा है कि कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं पापा, तुम मेरी कार को लाना भूल गए, दादाजी का वह दुलार, दादी के प्यार को पाना भूल गए। याद करो छोटी बहना से, याद करो छोटी बहना से, तुमने किया था वादा जो, पापा फिर तुम कैसे उसके हार को लाना भूल गए, पापा फिर तुम कैसे उसके हार को लाना भूल गए, मम्मी की चंपक चूड़ी बिंदिया और महावर भूल गए, लेकर आए हैं ये तुमको, क्या तुम अपना घर भूल गए, भूल गए सब कुछ पापा, भूल गए सब कुछ पापा, तो कोई ऐसी बात नहीं, पर तुम कितने भोले हो पापा, खुद अपना सर लाना भूल गए, खुद पापा तुम कितने भोले हो, अपना सर लाना भूल गए। साहब जब सैनिक शहीद होता है तो उसके घर से क्या क्या चला जाता है, विजय भैया 2 मिनट का समय लूंगा। कि लाल लाल चूड़ी बिंद सुनी है कलाई, देखो मांग का सिंदूर बस रंगार चला जाता है, लाल लाल चूड़ी बिन सुनी है कलाई, देखो मांग का सिंदूर बस रंगार चला जाता है, उंगली पकड़ रहा है चलते थे दिन रात, नन्हे मुन्ने बच्चों का द्वार चला जाता है, हाथ लिए राखी राह तकती है सारा दिन, हाथ लिए राखी राह तकती है सारा दिन, भाई बहनों का वो प्यार चला जाता है। और लोग कहते हैं एक सैनिक शहीद हुआ, माँ बाप का तो सारा संसार चला जाता है, माँ बाप का तो सारा संसार चला जाता है। और जब वो बच्चा समझ जाता है कि मेरे पापा नहीं आए, तो वो अपनी माँ से वादा करता है, पिता का जो अधूरा काम करने उसके मन में तमन्ना है, वो कह रहा है कि माँ भारती के वक्ष पे खड़ा है, माँ से वादा करता है कि माँ मैं क्या करके आऊंगा, कि माँ भारती के वक्ष पे खड़ा है वेरी तन कर, भारती के वक्ष पे खड़ा है वेरी तन कर, भारती के वक्ष पे खड़ा है वेरी तन कर, बेरियों के वक्ष तार तार कर आऊंगा, और काल के कपाल पर लिख दूंगा महाकाल, दुश्मनों की छाती पे मैं काल बन जाऊंगा। और फर्ज जो अधूरा मात्र भूमिका है मुझ पर, फर्ज जो अधूरा मात्र भूमिका है मुझ पर, काट शीश बेरियों के रक्त से नहाऊंगा, और या तो मैं तिरंगे में लिपट के आऊंगा घर, या फिर तिरंगा सीमा पार लेके जाऊंगा। बहुत शानदार काव्य पाठ आदरणीय विधायक जी हल्के हल्के कदमों से। साहब बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। एक बार कैलाश दादा के लिए दोगुनी ताली की जिम्मेदारी है आपकी कि उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। और बहुत बढ़िया भैया, ठीक है भैया आप भी बहुत बढ़िया। साहब मैं अगले क्रम में एक अच्छे गीतकार को आवाज देना चाहता हूं साहब, जो नर्मदा तट से नर्मदा तट पर आया है, होशंगाबाद की धरती से संदलपुर की धरा पर आया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सम्मान में पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। मैं सीधे सीधे, क्योंकि मुझे पंडित अशोक नागड़ जी को और देश के बड़े कवि आदरणीय दिनेश दिग्गज जी को सुनवाना है, इसलिए कम भूमिका में मैं उन्हें सीधे सीधे आवाज देना चाहता हूं। आदरणीय ओम यादव जी आए और काव्य पाठ करे, पूरा सदन जोरदार ताली बजाए, फिर हंसाएंगे भी और गुदगुदाएंगे भी। विजय भाई मैं बिल्कुल नहीं हंसाऊंगा, और विधायक जी को 4 पंक्तियां सुनाना चाहता था। अरे देखिए साहब, देश बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर ये मनोरोगी विपक्ष नहीं होता तो देश और तरक्की करता। देश का विपक्ष मंद रोग आरोग्य निकेतन में भर्ती है। कहना तो यह था कि सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब दे,
विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन 1000, 1500, 3000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद जिस तरह की हमको पप्पू कहना पड़ता है वो आमतौर पे हम लोग नहीं कह पाते हैं। 4 पंक्तियां मैं देश की, प्रदेश की सरकार के नाम कर रहा हूं, एक छंद पढ़ रहा हूं सर, नए तरीके से छंद पढ़ रहा हूं मुकेश भाई। 4 पंक्तियां ललित भाई आपके लिए, 4 पंक्तियां देश के विपक्ष के लिए और 4 पंक्तियां लिए ये पंच परमेश्वर के लिए और 4 पंक्तियां पत्रकारों के लिए। 8-10 पंक्ति का एक छंद है, सुनिए। सत्तागर सुघड़ हो तो आशीषों के बोले बोलो, व्यक्ति के विरोध में ना हो हल्ला मचाइए। सत्तागर सुघड़ हो तो आशीषों के बोले बोलो, व्यर्थ के विरोध में ना हो हल्ला मचाइए। कृतज्ञता के भाव रखो, समर्पण सा स्वभाव रखो, कृतज्ञता का भाव रखो, समर्पण सा स्वभाव रखो। राजा गुणवाणों है तो गुणों को गिनाइए। अनीतियां जो नीतियां में ढलने लगे तो बिना किसी देर किए आईना दिखाइए। पारदर्श शासन हो तो, कुशल प्रशासन हो तो, पारदर्श शासन हो तो, कुशल प्रशासन हो तो, ऐसे पंच प्रतिनिधि बार बार लाइए। पारदर्श। और एक छंद, राम से रोजगार की तरफ यात्रा करता हूं। भाई साहब माइक थोड़ा सा मेरे लायक कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी, दुआ होगी। कण कण के निवासी राम, कण कण के निवासी राम, जण जण के हैं बासी राम। अनंत राम, दिव्य राम, वेदों ने बखाना है। सबके मन के मंदिरों में बैठे प्रभु राम जी। चरित्र रूप राम ही है, हमने यही जाना है। तो असंख्य राम नंगे भूखे डिग्रियां लेके घूमे, असंख्य राम नंगे भूखे डिग्रियां लेके घूमे। हाथ रोजगार नहीं, ठौर ठिकाना है। तो युग की पुकार सुनो, तो युग की पुकार सुनो, युग की पुकार सुनो। सुधी सरकार सुनो, मंदिर बन जाए तो फिर पीढ़ियां बनाना है। युग की पुकार सुनो, युग की पुकार सुनो। सुधी सरकार सुनो, मंदिर बन जाए तो फिर पीढ़ियां बनाना है। और कहना चाहता हूं, जो देश का विध्वंस करके इस देश को तोड़ के कहीं रहना चाहते हैं। 4 पंक्तियां दिग्गज जी की उपस्थिति में पढ़ रहा हूं, क्योंकि वातावरण एक बार आपको ठीक लगे तो मैं मेरे स्वर पे आ जाऊं। 4 पंक्तियां और सुन लें। हालांकि मैं बगैर किसी लिफाफे के आया हूं, नहीं भी सुनोगे तो मेरा गीत जैसा देश यहाँ प्रीति से परहेज नहीं। ऐसा देश छोड़कर चैन नहीं पाओगे। मेरा गीत जैसा देश, मेरा गीत जैसा देश यहाँ प्रीति से परहेज नहीं। ऐसा देश छोड़कर चैन नहीं पाओगे। हम याद आएंगे, ये बहारें याद आएंगी, याद में हमारी घुट घुट मर जाओगे। सारी उम्र का ख्याल छोड़ो, महीनों को साल छोड़ो, 4 घंटे 4 साल जैसे आएंगे। कानों में अजान नहीं, आंखों में भगवान नहीं, जहां तक नजर जाए नग्नता को पाओगे। कानों में अजान नहीं, कानों में अजान नहीं, आंखों में भगवान नहीं, जहां तक नजर जाए नग्नता को पाओगे। यहाँ ईद पराई नहीं, होली से बुराई नहीं, ऐसा नेम ऐसा प्रेम बोलो कहाँ पाओगे। यहाँ ईद पराई नहीं, होली से बुराई नहीं, ऐसा नेम ऐसा प्रेम बोलो कहाँ पाओगे। वहाँ रोज रमजान नहीं, राम सलाम नहीं, रहीम के कलाम को वहाँ दाद नहीं पाओगे। अपनी अपनी। और एक माँ का गीत, आपकी इजाजत हो तो 2 पंक्तियों का गीत है, 4 पंक्तियों का गीत है। हे माँ तुम्हें प्रणाम,
संग संग डोलूं, मेरे अधीरों से फूटे सदा माँ, मेरे अधीरों से फूटे सदा माँ, बस तेरा ही नाम माँ, तुम्हें प्रणाम, तू काबा माँ, तू ही काशी, दीप पुत्र की माँ तुम बाती, तू गीता, तू कुरान बाइबिल, तू ही चारों धाम माँ, तुम्हें प्रणाम, तू चंदासी उज्जवल है माँ, तू चंदासी उज्जवल है माँ, तू नदियासी निश्चल है माँ, तू बासंती बयार बहे यूं, तू बासंती बयार बहे यूं, तू सुरले तू तान। बहुत शानदार। अब जो लोग उस तरफ हैं वो थोड़े नजदीक आ जाएं, क्योंकि कवि सम्मेलन के जो मुख्य दो कवि बुलाए गए हैं, हम तो सब भर्ती में हैं। मैं तो भर्ती में हूं। यही समझो कि गांव का हूं, यही कहीं सतवास का। साहब देश के दो बड़े कवि हमारे बीच है, और जिनको सुन लिया, जिनको साहब, ये मेरा काम है, मेरे ढंग से मेरे को करने दो। साहब तो बड़े कवि हमारे बीच उपस्थित है, जिनको सुनना है, जिन्हें नहीं सुना तो कवि सम्मेलन नहीं सुना। साहब पूरी एकाग्रता के साथ सुन लेना। कवि सम्मेलन हंसाना गुदगुदाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। अब ये तुम जैसे बैठे हो नहीं, ऐसे में राजस्थान कवि सम्मेलन में था, जयपुर में, जयपुर राजस्थान कवि सम्मेलन में था। एक दादा से कहा, मैंने कहा दादा आप हंस नहीं रहे हो? बोले मैं क्यों हंसूं, मैंने हंसने के लिए नौकर रख रखे हैं। मैंने कहा दादा आप ताली भी नहीं बजा रहे हो? बोले मैं क्यों बजाऊं, मैंने ताली बजाने के लिए नौकर रख रखे हैं। मैंने कहा दादा आप तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? बोले मैं क्यों दूं, मैंने उसके लिए नौकर रख रखे हैं। दादा की बुढ़ापे में शादी थी, मैंने कहा दादा बारात खुद ही जाओगे? तो ऐसा कोई बड़ा आदमी यहां तो नहीं होगा। इसलिए साहब बहुत बढ़िया मंच है, बहुत अच्छे कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। क्या है, हंसाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपन तो आदमी गांव के ठहरे, क्या परिस्थिति है, अपन तो ये है। उनने कहा भैया मोटरसाइकिल क्या लेके आए? पड़ोसी ने ले तो आया, मांग के काम चला लेंगे। तो मैं भी ऐसा ही हूं कि 4G डाटा में नहीं डलवाता इसलिए क्योंकि मेरा 2G से ही काम चल जाता है। आपके गोत्र की, आपके मस्तिष्क की बात लगे तो ताली बजाना। कि 4G डाटा में नहीं डलवाता इसलिए क्योंकि मेरा 2G से ही काम चल जाता है। और 3 घंटे वाली मूवी देखता नहीं हूं क्योंकि मेरा शॉर्ट मूवी से ही काम चल जाता है। तो मेरे घर आज तक टीवी नहीं लाया क्योंकि पड़ोसी की टीवी से ही काम चल जाता है। और 32 की उम्र में भी हूं कुंवारा इसलिए पड़ोसी की। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। मैं पंडित अशोक नागर जी को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। साहब मैं जब तक पूरा सदन जोरदार ताली नहीं बजाएगा मैं उन्हें आवाज नहीं दूंगा। पूरा सदन पंडित अशोक नागर जी के लिए ताली बजाए।